चलिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछली कक्षाओं में बड़े ही ध्यान से एकाग्रता के साथ ऑनलाइन लाइव टीचिंग जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से स्कूल का जो विद्यालय का प्रबंधन होता है और किस प्रकार से जो एक बेहतर प्रबंधक है मैनेजमेंट टैक्टफुली यानी बेहद ही चतुराई से और व्यवहारिकता के साथ लोगों को संगठन में व्यवहारिक रूप से क्या करता है, पूरी तरह से प्रबंधित करता है ताकि उन वो सभी मिलकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सके। आपने देखा उसमें कितने मैंने 5 पॉइंट आपको बताए थे। बेहतर प्रक्रिया के रूप में जैसे पहला पॉइंट था विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपके विद्यालय प्रबंधन में आपके संस्थान में देखने को मिलती है। इसके बारे में मैंने चर्चा कल किया था, संक्षिप्त रूप से इसके बारे में बताया था, डिस्क्राइब किया था। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन की व्यवहारिकता, उसके बाद राष्ट्र के रूप में जो विद्यालय प्रबंधन होता है किस प्रकार से अपनी सभी प्रोसेस को, प्रक्रियाओं को, अपने उत्तरदायित्वों को, अपने कर्तव्यों को सामाजिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक नीतियों के और मूल्यों को अनुरूप रखता है ताकि एक बेहतर योग्य नागरिक का विकास कर सके, साथ ही सरकारी निजी भागीदारिता को स्पष्ट कर सके। उसके बाद देखा था कि एफिशिएंसी, सक्षमता, कि विद्यालय प्रबंधन में जो भी भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन है उसका पूरी तरह से व्यवहारिक ढंग से उसी के अनुरूप, उसके कर्तव्यों, उसकी योग्यता के अनुरूप कार्यों को कुछ बेहतर ढंग से करना ताकि एक बेहतर एफिशिएंसी दिखे कि जितने ही संसाधन उनके पास उपलब्ध है उसका भरपूर प्रयोग करना। उसी को तो बोलते हैं अंग्रेजी में, आपने सुना ही था हनोज किनज के बारे में, लुडने महोदय के अनुसार कि कैसे उन्होंने बताया था, उसी को तो बोलते हैं मैनेजमेंट टैक्टफुली, कि चतुराई से व्यवहारिकता के आधार पर जो है लोगों को प्रबंधित करना, समूह में व्यक्तियों को प्रबंधित करना ताकि सभी अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभा सके। उसके बाद देखा था अगला पॉइंट था शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक हो सके। तो बेहतर है अगर बेहतर प्रबंधकीय व्यवस्था होगी तो जो प्रबंधक है अपने प्रबंधनीय व्यवस्था में, जो प्रबंधक है, मैं पुनः अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रबंधक और प्रबंधन एक में लास्ट में क, एक में लास्ट में न। तो जो प्रबंधक है अपने प्रबंधनीय व्यवस्था में जो भी क्रियाकलाप करता है, एक्टिविटीज डालता है, वह एक बेहतर नॉर्म्स, एक मानकीकरण के आधार पर, ताकि अपने अपेक्षित उद्देश्य, हर संस्थान के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने उद्देश्य होते हैं, उसके आधार पर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। आज के समय में, आज की प्रचलित शिक्षा प्रणाली में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट है जो तैयार है शैक्षणिक प्रक्रियाओं को फुलफिल करने में, परंतु उसमें द्वंद्व की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती है, जिसको आप डायलेक्टिकल थिंकिंग बोल सकते हैं, द्वंदात्मक चिंतन। वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाया जाए, या बेहतर होगा अथवा नहीं होगा, वह वो की स्थिति में होते हैं कि आखिर यह सही है अथवा नहीं है। नहीं हाँ की स्थिति में समय निकल जाता है और सरकार के और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो सर्टिफिकेशनलिटी मिल पाती है, उनकी जो अपने सभी आयाम होते हैं, उपागम होते हैं, उनकी यूटिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, सब बेकार हो जाती है, धूमिल सी होने लगती है और समाज पर उस संस्थान की जो छाया पड़ती है बिल्कुल गलत तरीके से पड़ती है, उसकी जो उपयोगिता है बिल्कुल खराब हो जाती है, उसका जो इमेज है, छवि है, खराब हो जाती है। अब चलिए आज का जो मेरा टॉपिक्स है, हम पढ़ने वाले थे, मैंने सभी को उस दिन देख लिया था। आज का मेरा टॉपिक्स है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, उसके कुछ अपने महत्व होते हैं, जिसके आधार पर वो अपनी सभी प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से, सुनियोजित ढंग से, तात्कालिक व्यवस्थाओं के साथ और परिवर्तनशील व्यवस्थाओं के साथ, जो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस चीज का डिमांड होता है, उसके अनुसार अपने सभी कार्यों को ससमय करने का प्रयास करता है। यह एक बहुत ही बड़ी उपयोगिता है किसी भी प्रबंधकीय व्यवस्था की। जैसा कि आपने देखा, बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए प्रबंधन के आंतरिक तत्वों के रूप में, एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक बेहतर गाइडलाइंस होनी चाहिए और एक बेहतर कंट्रोलिंग, दैट मींस फीडबैक एस्टैब्लिश, जो स्ट्रेटजी बनती है, जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इन पांचों की इर्द गिर्द घूमती रहती है प्रबंधकीय व्यवस्था में। तो विद्यालय प्रबंधन जो आप आज के वर्तमान समय में जिस संस्थान से आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, दैट मीन्स बीटीसी कोर्स, बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट जो आपको प्राप्त होगा, जिसको उत्तर प्रदेश में बीटीसी ही बोलते हैं, लेकिन अब उधर भी डीएलएड हो चुका है। तो आप देखिए बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी जो प्रमाणिकता है, जो संस्थान आपको अपने सत्र को पूरा करने के बाद, फाइनल एग्जामिनेशन देने के बाद जो आपको सर्टिफिकेशन संस्थान के
माध्यम से प्राप्त होगी, आपको एक योग्य नागरिक बनाने के लिए सक्षमता प्रदान करेगी। इसका कारण यह हुआ कि जिस प्रबंधकीय व्यवस्था में आप शैक्षणिक एजुकेशनल सिस्टम में आप अपने अध्ययन को बेहतर सिस्टम के साथ पूरी प्रक्रियाओं को के साथ अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वह आपका संस्थान पूरी तरह से पास आउट होने के समय आपकी सारी प्रक्रियाओं को, आपके जो आपकी अंदर की इंटरनली कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के साथ आपको एक योग्य नागरिक के रूप में समाज को प्रदान करता है। तब समाज देश के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में, दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में और इस प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के रूप में आपको पूरी तरह से बढ़ावा देता है। तो मैं आपको कुछ नोट शेयर करता हूं, आप ध्यान से देखिए, फिर मैं पॉइंट बाई पॉइंट उस पर डिनोट करते हुए, उसको अंडरस्टैंडिंग कराते हुए, समझाते हुए और बेहतर स्किल के साथ, ताकि वह क्षमता जो हमारी इफिशिएंसी है, जो हमारी इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता है, आप में तात्क्षणिक रूप से ऑनलाइन लाइव टीचिंग के माध्यम से आपने चला है। मेरा विश्वास रहा है, मेरी क्षमता रही है कि मैं आपको कैसे भी बेहतर ढंग से समझा सकूं, क्योंकि मैं तो आपसे ऐसे जुड़ा नहीं हूं, बस ऑनलाइन लाइव टीचिंग देख रहे हैं आप। और हमारे संस्थान की भी यह उपादेयता रही है कि भिन्न भिन्न संकट की स्थितियों में, भिन्न भिन्न जो डिजास्टर है, जो आपदाएं आ रही है, जो या फिर जो प्रक्रिया चल रही है अभी, उस स्थिति में आपको घर बैठे बेहतर शिक्षा की व्यवस्थाओं का जो व्यवस्थापन है आपको मुहैया कराया जा सके, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो, आपकी जो पढ़ाई है समय चलता रहे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे और आपका जो सिलेबस है वह ससमय कंप्लीट हो जाए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन का पीरियड हो जाए, क्योंकि जैसे ही संस्थान खुलेगा और सभी व्यवस्थाएं जन सामान्य हो जाएंगे, सब आप सामान्य व्यवस्था के साथ समाज में चली जाएगी, तो आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे यह जो प्रबंधक हैं, जो हमारे निदेशक महोदय हैं, इनको मैं बार बार पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बेहतर प्रक्रिया के साथ आपको आपको बेहतर रूप से सामंजस्य करने की चेष्टा की है, जो ससमय आपको पूरी तरह से फुलफिल देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ आज का जो टॉपिक है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। यू कैन सी दैट। अब देखिए इसमें क्या है, ये मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं। अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आपकी सक्षमता पूरी तरह से स्पष्ट होगी। अब देखिए, जो आज का हमारा प्लान है, जो जिस व्यवस्थाओं के आधार पर आपने पिछली कक्षाओं में देखा, विभिन्न शिक्षाविदों के बारे में जाना कि किसने किन किन ढंग व्यवस्थाओं के आधार पर प्रबंधकीय व्यवस्था के बारे में समझाने की जो चेष्टा की है, इस सब चीज को आप देख चुके हैं। अब आगे का जो आज का प्रोग्राम है हमारा, अब देखिए नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। एक मिनट रुकिए, मैं अभी इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ और इसको आप देखिए। मेरी कोशिश रही है कि मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ कि आपको स्पष्ट दिखे। उसके बाद मैं हर चीज शेयर करने के 2-3 सेकंड बाद एनोटेशन शुरू कर दूंगा, ताकि आपको बेहतर रूप से समझा सकूं। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है नीड्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, यानी विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। तो आप देखिए कि किस प्रकार से कोई भी प्रबंधकीय व्यवस्था, कोई भी प्रबंधन मैनेजमेंट उत्तम या सर्वोत्तम कब हो सकता है, जब उसमें पिछले उपयुक्त तथ्यों के आधार पर जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, उन सभी तत्वों का समावेश ससमय और परिस्थिति के अनुकूल होता रहे। आप आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा एडेप्टेशन, अनुकूलन, एक वर्ड है अनुकूलन, कि जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे जीव जंतु, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जीव जंतु उस परिस्थिति के अनुसार, उस जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं, और जो नहीं ढाल पाते वो काल के जाल में समा जाते हैं। तो वह सबसे बड़ी प्रबंधकीय व्यवस्था का एक मैनेजमेंट है। और कोई भी इंटायर एजुकेशनल सिस्टम अगर समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता है, तो उसकी व्यवस्था दिन प्रतिदिन पिटिएबल हो जाती है, दयनीय हो जाती है, और वह अपने भविष्य के व्यवस्थाओं को, अपने भविष्य के एक ब्रांड को, अपने आप को क्या कर पाता है, पूरी तरह से समाज के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी जो सक्षमता है, उसकी जो प्रभावशीलता है, उसकी जो अपनी स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई ना कोई जो है पूरी तरह से धूल मूल रवैये पर आधारित है। दैट मीन्स जैसे तैसे काम चल रहा है। तो चलिए मैं चलता हूँ, पहला क्या है, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है आवश्यकता महत्व, मुख्य बिंदुओं के आधार पर मैंने स्पष्ट किया है, मैं इसको नोटेट करके बताता हूँ। अब देखिए पहला पॉइंट, आप देखिए, इसको देखिए, माफ कीजिएगा, इसको देखिए।
इसको मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ करता हूँ यहाँ। अब देखिए मैंने स्पष्ट किया है, जो भी पहला पॉइंट है बोलता है कि जो भी भौतिक या मानवीय संसाधन, यानी आपके संस्थान में, इससे पहले मैंने चर्चा भी किया था, जो भी मानवीय भौतिक संसाधन है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, आप जिस कक्षा कक्ष में बैठकर पढ़ते हैं, जिस बोर्ड का प्रयोग करते हैं, या फिर जो भी चीज इंटायर एजुकेशनल सिस्टम में आपके शैक्षिक प्रक्रिया को, आपके महाविद्यालय के वातावरण को स्पष्ट करने के लिए जो भी चीज जरूरी है, उन सबका सर्वोत्तम उपयोग करना ही विद्यालय की क्या आवश्यकता है, ताकि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, समाज की जो अपेक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, बेहतर ढंग से समुन्नत किया जा सके। जो गाइडेंस है, जो प्रक्रियाएं हैं, जो निर्देशन की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास एक प्रबंधक के द्वारा रहता है कि आप मेरे विद्यालय प्रांगण या महाविद्यालय प्रांगण में जो भी संसाधन उपलब्ध है, जो आपकी योग्यता को बढ़ाने के लिए, या वो मानवीय हो या भौतिक हो, मानवीय डेट मीन्स जो जितने भी उसमें कार्मिक गण या कर्मचारी गण काम करते हैं, उससे जो आपका इंडिविजुअल रूप से फायदा है, शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से फायदा है, या किसी चीज को सीखने में, आर्ट कल्चर आपकी जगह आर्ट या फिर जो क्राफ्ट है, जो भी चीज सीखने में ह्यूमन नेचर है, जो फैकल्टीज है आपके लिए, जो काम करते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, उनसे, और जिस माध्यम से आप पढ़ते हैं शिक्षण कक्षा कक्ष में, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आपको प्रभावी बनाता है, उन सभी संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना, ये क्या है, विद्यालय की प्रबंधन की एक मुख्य आवश्यकता और महत्व है। और साथ ही साथ इसके अलावा आपकी अन्य एक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जो भी आवश्यक संसाधन है, जिसके माध्यम से आपकी आप में एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, उस सबका क्या करना, व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, यह विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता है और महत्व है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब दूसरा पॉइंट को मैं बताना चाहूँ, यहाँ दूसरा देखिए, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, प्रबंधकीय व्यवस्था को विद्यालय में प्रबंधन व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है और इसका महत्व क्यों है, तो इन तत्वों के आधार पर, ताकि मानवीय भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, और साथ ही साथ अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सके, ताकि योग्यता प्रदान करने में, एफिशिएंसी, प्रभावशीलता प्रदान करने में कहीं कोई कतई नहीं बरती जा सके। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जो विद्यालय प्रांगण या महाविद्यालय प्रांगण में आपके विकास के लिए या आपकी योग्यताओं को विकसित करने के लिए, या नई नई आयामों को आपकी योग्यताओं के संदर्भ में लाने के लिए, आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं निर्मित की जाती है, उससे यह प्रबंधन यह समझता है कि बालक का इसके माध्यम से सर्वांगीण विकास होगा। अब मैं हमेशा आपको क्लास में क्या बताता हूँ पिछली कक्षाओं में, बच्चों को, बालक या बालिकाओं को प्रजातंत्र के लिए तैयार करना ही हमारे प्रबंधकीय व्यवस्था का एक बेहतर प्रबंधन, जिसके माध्यम से उसका नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान संभव हो सके। तो ये कौन करेगा, फॉर्मल एजुकेशन में बेहतर ढंग से इसका क्रियान्वित हो सकती है। इनफॉर्मल में तो आप समाज में रहन सहन, खान पान, जीने की प्रक्रिया और बहुत कुछ अपने पेरेंट्स से या फिर आस पड़ोस में बड़े लोगों से सीखते हैं, लेकिन जैसे ही एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं आप, तो आपका फॉर्मल एजुकेशन की ओर आपका झुकाव ज्यादा होता है, और समाज भी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को एक बेहतर संस्थान में, एक बेहतर प्रोबेबिलिटी के साथ, एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां उसको दाखिला दे दूं, ताकि उसकी योग्यताएं ससमय पूरी हो सके और राष्ट्र निर्माण में वह सहायक हो सके। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, राष्ट्र निर्माता, विद्यालय प्रबंधन क्या है, देश का राष्ट्र निर्माता है, और कक्षा कक्ष क्या है, आपके भाग्य का निर्माता है। फिर अगले पॉइंट पर मैं चलता हूँ, तीसरा देखिए, जो विद्यालय प्रबंधन में आपके सभी कार्यों के निर्वहन के लिए जो कर्मचारी होते हैं, उनका यह उत्तरदायित्व तो होता है कि अपने जो दायित्व होते हैं, जो उनको कार्य दिया गया है प्रबंधक द्वारा, जो भी संगठन में काम करने का उत्तरदायित्व, सभी को काम करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं को प्रदान किया जाता है। जो प्रोसेस होते हैं कि आपको यह देखना है, जैसे मान लीजिए खेलकूद प्रभारी खेलकूद देखेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट लाइब्रेरी देखेंगे, उसके अलावा इक्विपमेंट्स जो है, साज सज्जा की चीज कोई देखेंगे, बागवानी अलग कोई देखेंगे, सैनिटेशन अलग कोई देखेंगे। इसके बंटवारा से यह होता है कि प्रबंधकीय व्यवस्था में, संगठन में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न लोगों को, व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है, जो जिसके योग्य है।
उन सभी से यह आशा करता है प्रबंधक कि अपने उत्तरदायित्वों का बेहतर ढंग से कर्तव्य का निर्वहन करे। यही तो विद्यालय प्रबंधन की क्या है, आवश्यकता है, उसके महत्व है। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है। देखिए, विद्यालय के संचालन के लिए कहता है चौथा, जो विद्यालय प्रबंधन है, विद्यालय के संचालन के लिए उसकी अपनी एक अलग कैपेसिटी, एक अलग मैनेजमेंट टैक्टफुली की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें यह सक्षमता होनी चाहिए कि वह व्यक्तियों से, कार्मिकों से, दैट मीन्स कार्मिक मतलब कर्मचारी जो उसमें कार्यरत है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड अदर्स, जो आपके लिए आपकी संभावनाओं को बढ़ाते हो। तो कहने का मतलब है, जो संचालन है विद्यालयों को सफल संचालन के लिए, महाविद्यालयों को सफल संचालन के लिए एक बेहतर प्रबंधक की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। अगर उनकी भूमिका पहले से स्पष्ट नहीं है किसी कामों के लिए, किसी किसी क्रियाकलाप के लिए, तो पूरी तरह से विद्यालय महाविद्यालय प्रभावहीन हो जाएगा। वह समाज में अपनी एक बेहतर छवि, अपना एक डेवलपमेंट इमेज नहीं छोड़ पाएगा, जिससे उसको बहुत समस्या हो सकती है और उसके उस संस्थान का आने वाला जो फ्यूचर है अंधकारमय होता जाए। यही कहा जाता है कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, प्रबंधन की व्यवस्था की आवश्यकता विद्यालय में क्यों है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रभावशीलता के रूप में, समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों के रूप में, उसके अलावा विभिन्न योजनाओं को निर्मित करना ताकि आपका विकास हो सके। उसके बाद मानवीय भौतिक संसाधनों का समन्वय करना ताकि समय समय पर वो अपने उत्तरदायित्वों का और आवश्यक संसाधनों के माध्यम से अपनी योग्यताओं का विकास हो सके। उसके बाद आगे देखिए, पांचवा क्या कहता है, आपके सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन जो होता है, आपके सर्वांगीण विकास के लिए जो पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाएं हैं, जिसको आप इंग्लिश में को करिकुलर एक्टिविटीज बोल सकते हैं, या उसको विद्यार्थी क्रियाएं बोल सकते हैं, या उसको अन्य क्रियाएं बोल सकते हैं। जैसे आपके महाविद्यालय में फ्राइडे और सैटरडे को या सैटरडे को फैकल्टी और प्रिंसिपल सर के देख रेख में हमेशा क्या होता है, नए नए आर्टिकल्स, नए नए आयामों के बारे में को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, पाठ सहगामी क्रियाएं होती है। पढ़ने के साथ साथ अन्य क्रियाओं का संपादन जो आपकी योग्यता का विकास करने में, आपकी सक्षमता बढ़ाने में, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में सक्षम हो सके। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी योग्यता का विकास होगा तो आपका जो खुद का इंडिविजुअल इमेज होगा समाज के सामने एक व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित होगा। आप में जो ज्ञान बढ़ेगा, आप में जो बुद्धि होगी, सिर्फ आपको सिलेबस ही नहीं पढ़ना है, सिलेबस पढ़ के ही आप अपने सभी आयामों को, डायमेंशंस को बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपके लिए अन्य पाठ सहगामी क्रियाओं का भी होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप ज्ञान तो प्राप्त करें, लेकिन हर पहलू, हर क्षेत्र, हर व्यवस्थाओं में अपने ज्ञान को ज्ञानवान बनाएं, आप अपने बुद्धि की उपलब्धि को बढ़ाएं, आप अपनी क्षमता को समाज के सामने प्रदर्शित करें। विभिन्न योजनाओं क्रियान्वित के आधार पर या अन्य प्रोग्राम के आधार पर आप देखेंगे जो अभिक्रमिक अनुदेशन होता है, मैंने बच्चों को बताया है, अभिक्रमिक अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होता है, किस प्रकार से आप सुबह उठते हैं, आपका जो अपना प्रोग्राम होता है सेल्फ प्रोग्राम, और आप इंस्ट्रक्ट होते हैं अपने पेरेंट्स के माध्यम से। उसके बाद जब वहां से फॉर्मल में आते हैं तो पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट होने लगते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन आप में औपचारिक व्यवस्थाओं में जो प्रक्रियाएं हैं, टाइम टेबल मैनेजमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछली कक्षाओं में, उसके आधार पर अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं कि कब कौन सा काम करें, किसकी आवश्यकता मुझे तदुपरांत है और किसकी आवश्यकता मुझे बाद में है। इसके आधार पर मैं अपने सभी दैनंदिन कार्यों को बेहतर ढंग से विभाजित कर अपने कर्तव्यों का पालन करूं। यही तो प्रजातांत्रिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर आप एक राष्ट्र निर्माता नैतिक और चारित्रिक उत्थान के संदर्भ में अपने आप को विकसित कर सकते हैं। यही कहने का तात्पर्य है पॉइंट नंबर 5 का। तो जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसके माध्यम से आपका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। मैंने अभी बताया आपको मानसिक विकास, भिन्न भिन्न तथ्यों और तत्वों के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपका विकास, आपकी जो विकास की प्रक्रिया है, कुछ चंद सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमती रह जाएगी। आप में जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो आप में प्रैक्टिकलिटी है, व्यवहारिकता है, वो आप में सभी विषयों में, सभी क्षेत्रों में नहीं आ पाएगा। तो विद्यालय प्रबंधन की क्या उपादेयता रह जाएगी, उसकी क्या रिलायबिलिटी रह जाएगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी। तो इसके माध्यम से वो आपको बेहतर नागरिक प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता है कि वह सिलेबस या जो उसका
अध्ययन प्रक्रिया है, जो प्रक्रियाएं चल रही है संस्थान में, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज को की व्यवस्था करें, ताकि विद्या बालकों बालिकाओं का उनका मानसिक और शारीरिक विकास सब समय चलता रहे और बढ़ता जाए। चलिए अब आगे आते हैं 6 नंबर पे। अब 6 नंबर कहता है, विद्यालय प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व होता है कि जिस व्यक्ति में जो क्षमता है या जो एबिलिटी है, उसी को बेसमेंट मानकर, आधार मानकर उनको कार्य सौंपना चाहिए। सही बात है, विद्यालय प्रबंधन की उपादेयता इसी में है कि जो व्यक्ति जिस लायक है, उसी लायक उसको कार्य करने के लिए कहा जाए, ताकि वह उस कार्य को बेहतर ढंग से कर सके। मान लीजिए अगर जो एक बेहतर इंजीनियर है, अगर उसको आप दे देंगे, नहीं आप जाओ आर्ट और कल्चर में जो व्यवस्थाएं चल रही है, जिस चीज का निर्माण हो रहा है, अच्छे अच्छे फाउंडेशन का निर्माण हो रहा है, उसको आप करो। तो एक कलात्मक दृष्टिकोण में जो इंजीनियर है कुछ तो कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि उसमें उनकी स्किल क्या है, डेवलप नहीं है। लेकिन वही अगर कहा जाए कि बेटा आप इंजीनियरिंग किया है, आपने एक बेहतर ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए उसका जो माइंड है, उसका जो स्किल है, उस मामले में बेहतर होगा। वह आराम से और बेहतर ढंग से उसका एक स्केच करेगा, डायग्राम बनाएगा कि मुझे कैसे काम करना है, और उसके आधार पर उसको बेहतर ढंग से बना देगा। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ क्या है, माफ कीजिएगा, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन वही आप वेस्टर्न कल्चर में देख लो, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो यह देखा जाता है कि उसकी जो एक्टिविटी है, बॉडी एक्टिविटीज है, उसका जो सोचने का तरीका है, स्टार्टिंग से ही किस पक्ष की ओर ज्यादा जा रहा है, तो उधर उसी पक्ष की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहां यह नहीं देखा जाता है कि बच्चा जन्म लिया तो नहीं, मेरी इच्छा है मैं इसको डॉक्टर, मैं इसको आईपीएस, इसको आईएएस बनाऊं, ऐसी बात नहीं है। जो उसकी योग्यता दिखने लगती है बचपन में, जो कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, उसके आधार पर उसको उस ओर बढ़ावा दिया जाता है। तभी तो हम हमारे विकासशील देश में अभी भी हम विकासशील की ओर अवे विकसित हो चुके हैं। यही प्रक्रिया हमारे वेस्टर्न कल्चर में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो यह स्पष्ट करते हैं कि हम विकासित तो है तो विकासशील क्यों है, और वो विकसित है तो विकसित क्यों है। सभी के आयाम अलग अलग है, सभी के सोचने समझने का तरीका अलग अलग है, सबके जलवायु संबंधी प्रक्रियाएं अलग अलग है, सबके जीवन जीने का ढंग अलग अलग। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रबंधकीय व्यवस्था है, जो प्रबंधन है, उसमें जो व्यक्ति कार्यरत है उसको अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्यभार सौंपना चाहिए, ताकि वह उस काम को उसमें निपुणता के साथ, मास्टरी के साथ बेहतर ढंग से कर सके। यही आपका क्या था, 6वां पॉइंट। और अगला देखिए, मैंने नीचे कुछ लिखा है आपको, मैं इसको थोड़ा सा इनोटेट करता हूं, इसको देखिएगा, इस चीज को देखिएगा, इस चीज को देखिए, मैंने इस लाइन को मैं बता रहा हूं। मैं लिखा है कि जो भी बिंदु स्पष्ट आप देख रहे हैं विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व के संदर्भ में, क्या है, वो सभी किसी भी विद्यालय तंत्र के लिए उत्तम व्यवस्था है। इसी व्यवस्थाओं के आधार पर उस विद्यालय प्रक्रियाओं से, उस एजुकेशन सिस्टम से जो भी विद्यार्थी या लर्नर बेहतर ट्रेनिंग लेकर बाहर निकलेंगे तो क्या होंगे, पूरी तरह से प्रभावशील होंगे। उनकी योग्यता कूट कूट कर उसमें योग्यता भरी होगी, उनकी योग्यता सब में निखार प्रदान करेगी, और उस प्रबंधन तंत्र के माध्यम से उसकी जो व्यवस्थाएं होंगी और समाज की जो व्यवस्थाएं होंगी, वो उसमें पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करके भावी नागरिक के रूप में समाज और राष्ट्र के सामने अपनी प्रक्रिया को दिखाएगा। उसके एक अलग इमेज होंगे जिसके आधार पर लोग कहेंगे हाँ उसमें योग्यता है, वह यह काम कर सकता है, किसी भी समस्याओं का समाधान तात्कालिक रूप से या प्रथमतः सोच सकता है। तो यही प्रक्रिया होती है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। यानी इन्हीं उपयुक्त तथ्यों के आधार पर, कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर उसकी जो व्यवस्था है पूरी तरह से क्या होती है, स्पष्ट होती है। अब चलिए विद्यार्थी जी हम आगे चलते हैं। मैं देख पा रहा हूँ आप सभी जुड़े हुए हैं। तो आगे जो आपका टॉपिक्स है वह है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। मैंने भी इसमें कुछ पॉइंट डाला है, इसको आप देख लो, थोड़ा एक मिनट में चेक कर लो। तो ये जो विद्यालय के, अभी आपने क्या पढ़ा, विद्यालय का प्रबंधकीय व्यवस्था, यानी इससे आपने देखा किस प्रकार से ये जो नीड्स है किसी भी स्कूल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके आधार पर वह उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था का संपादन कर पाता है और समाज में एक बेहतर नागरिक को बेहतर ट्रेनिंग के माध्यम से
समाज की छटा को विकसित करता है। जो ऐसा लगता है कि अगर प्रबंधकीय व्यवस्था, प्रबंधन तंत्र अगर बेहतर नहीं हो तो समाज की जो काया है, जो नवयुवक है, उसके माध्यम से जो काया है वह बेहतर ढंग से स्पष्ट नहीं हो पाएगी और छवि उसकी खराब होती जाएगी। अब क्या है, माफ कीजिएगा, अब अगला आपका टॉपिक्स है जो है मैं आपको बता रहा हूं अभी, आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। अब आप देखिए उसको, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट जो आपका है, अब इसको मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी किसी भी कोई भी अगर प्रक्रिया, किसी कोई भी चीज हो, या संगठन हो या प्रबंधन तंत्र हो, सबके अपने क्या होते हैं, आवश्यकताएं होते हैं, उनका अपना महत्व होता है, उसकी अपनी परिभाषाएं होती है, उनके अपने नैतिक नियम होते हैं, उनकी अपनी परंपराएं होती है, उनकी अपनी आधारशिला होती है, जिसके आधार पर वो अपने सभी कामों को बेहतर ढंग से करने की सक्षमता प्राप्त कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, मान लो आप विद्यार्थी हो, अभी आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हो, एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो बेहतर ट्रेनिंग के माध्यम से, बेहतर संस्थान के माध्यम से, कि मैं जब यहाँ से पास आउट हो जाऊं, बेहतर ट्रेनिंग ले लूं डीएलएड के लिए, तो मैं एक बेहतर शिक्षिका के रूप में समाज के सामने मैं अपना योगदान दे सकूं और बच्चों के भविष्य को संवार कर राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकूं, जिससे बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान बेहतर ढंग से मैं करने में सक्षम हो सकूं। आपकी उपाध्यता यही रही है, आपकी उपयोगिता यही है कि मैं एक मानक प्राप्त करके, मैं हमेशा चर्चा करता हूँ सरकारी निजी भागीदारिता, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दिया है निजी संस्थानों को कुछ शर्तों के साथ, क्या इस शर्त के साथ आप इस एप्लीकेशन के साथ आप बच्चों की मानकीकरण की व्यवस्था, एक बेहतर मानदंड प्रदान कर सकते हैं। उसमें जो आपके उद्देश्य है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं, आपका उद्देश्य यह होना चाहिए, अगर आप इस उद्देश्य के इर्द गिर्द नहीं है तो आपके एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो यह जो होते हैं हर संस्थान के केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे क्या होता है, उसके उद्देश्य पहले से निश्चित किए जाते हैं कि आपका उद्देश्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, भविष्य में किन योजनाओं को आप लागू करके संस्थान को और सरकार की भागीदारिता को सुनिश्चित और स्पष्ट कर सकते हैं, ताकि स्पष्ट रूप से आपका संस्थान यह दिखे कि इस आपकी सक्षमता क्या है। अब चलिए आगे क्या है, आगे दिखा रहा हूं आपको। आगे आपका टॉपिक क्या है, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। तो आप उसी प्रकार आपके भी उद्देश्य है कि मैं एक बेहतर शिक्षिका बन सकूं और समाज में के विकास में सहायक हो सकूं। तो आप देखिए क्या है, मैं इसको नोटेट करता हूं। मैंने इसमें कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने इसमें 12 पॉइंट इसलिए डाला कि यह पूरी तरह से विद्यालय प्रबंधन के हर मूलभूत चीजों को जो मूल रूप से होनी चाहिए स्पष्ट करता। तो मैंने यहां दिया है। अब देखिए इसको, पहला क्या लिखा मैंने, जो समाज, पहला पार्ट है समाज की जो बुनियादी परंपराओं का मूल्यों का संरक्षण करना। तो विद्यालय प्रबंधन ही समाज की बुनियादी परंपराएं, यानी शुरू से जो आसन व्यवस्था शैक्षिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में चली आ रही है, उनको कुल परिवर्तनों के साथ समाज के सामने स्पष्ट करना और हर व्यक्ति का अपनी एक वैल्यू विकसित करना। अब आप देखिए बुनियादी परंपराएं, आखिर पहले शिक्षण व्यवस्था होती थी ना, आप देख लो महाभारत का 4000 ईस्वी पूर्व से आप देख सकते हो, उस समय शास्त्र शास्त्री होते थे। उससे पहले आप देख लो सिंधु घाटी सभ्यता से आप देख लो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास, वहां से उसके बाद आप देखो, उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही हम वैदिक काल में आते हैं, धर्म 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 छठी शताब्दी से विश्व पूर्व, माने धर्म क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक काल में आते हैं, माफ कीजिएगा, जो धार्मिक काल है हमारा, जैसे ही धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हुए, उस प्रक्रियाओं में आप देखो बौद्ध और जैन आए, उन्होंने अपने स्तर से शिक्षा दीक्षा प्रदान की। उसके बाद समय परिवर्तन होने लगा, 1206 से 1707 के बीच में जो मुस्लिम काल आया, उसमें शरीयत के नियम कानूनों के आधार पर पढ़ाई होने लगी। तो बुनियादी परंपराओं का मतलब है कि उस समय भी एक प्रबंधकीय व्यवस्था थी, मठ थे उच्च शिक्षा के लिए, मकतब थे, मदरसे थे शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम काल में। तो इन प्रक्रियाओं के आधार पर जो बुनियादी परंपराएं थी शिक्षा दीक्षा प्रदान करने की, और जो उसके शिक्षा के बाद जो मूल्य प्रदान किया, जो वैल्यू आया समाज में शैक्षिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं उन प्रक्रियाओं का संरक्षण कौन करता है, तो विद्यालय प्रबंधन। दूसरा देखिए, भविष्य में शिक्षा का संचालन करना, तो बेहतर प्रबंधन के माध्यम से ही वह अपनी एक बेहतर छवि समाज को प्रदान करता है, इसलिए वह भविष्य में क्या करता है, बेहतर ढंग से शिक्षा का संचालन करता है। साथ ही परिस्थिति प्रक्रिया के रूप में जब समाज में कोई चीज आता है, जो समस्या आता है, तो उसको क्या करता है, कैरिकुलम में आपको इसको नोटेट करके कैरिकुलम में डालने के लिए जो एनसीईआरटी जो आपका कैरिकुलम तैयार करती है, विभिन्न स्तरों पर तैयार होती है, बहुत सारे प्रबंधकीय व्यवस्था है, उसके माध्यम से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है। तीसरा क्या है,
सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन करना। तो जो सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे बहुत परिस्थिति में, जैसे आप देख लीजिए पर्यावरण की गुणवत्ता में जो गिरावट आ रही है, या फिर भौम जल की जो कमी हो रही है, जैसे आप देखते हो अटल भूजल योजना जो गवर्नमेंट चलाती है, तो इन प्रक्रियाओं को अपने कैरिकुलम में, पाठ्यक्रम में नई नई किताबों के माध्यम से डालना, ताकि आप में जागरूकता पैदा की जा सके। तो जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में जो अराजकता कोई कोई फैल रही है, तो विद्यालय प्रबंधन का काम है इस एरिया में जो जो बच्चे हैं, जो समाज की मुख्य धारा से या पढ़ाई से उनका विमुखीकरण हो चुका है, उनको जोड़कर बेहतर अध्ययन प्रदान किया जाए, ताकि एक बेहतर प्रबंधक के रूप में वह सामने स्पष्ट हो सके। उसके बाद क्या है, बहुत बड़ा छात्रों का विकास करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों की पूर्णता। जब विद्यालय प्रबंधन अपने कामों को करता है, तो काम करने से पहले कामों का जो उसका अनुभव होता है कि लंबा हो जाता है, तो वह देखता है कि कौन सी चीज की कमी रह गई है, उसको समय पर पूरा करे, ताकि काम मेरा बेहतर ढंग से हो सके और उससे छात्रों का विकास बेहतर ढंग से किया जा सके। और देखिए उसके बाद क्या है, 5वां नंबर, आधुनिकीकरण का विकास और संचालन करना। तो देखिए प्रचलित शिक्षा प्रणाली में जो जिस समय का डिमांड होता है, जैसे अभी क्या है, आईसीटी का डिमांड है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन लाइव टीचिंग कर रहे हैं, तो इस आधुनिकीकरण की व्यवस्था के माध्यम से आपको शिक्षा दीक्षा प्रदान की जा रही है। इसका संचालन कौन करता है, बेहतर प्रबंधक ही करता है। इसके उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद क्या है, विज्ञान प्रसार करना। विज्ञान प्रसार करना, जैसे अभी आप आईसीटी कर रहे हैं, आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन लाइव टीचिंग कर रहे हैं, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, और इस चीज का प्रसार उन्होंने एक आपको एक लेटर भेजा, बताया कि हाँ आप क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक है अथवा नहीं है, उसके बाद आपने हामी भरी। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग वे बेहतर ढंग से कर रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी शिक्षा दीक्षा बाधित ना हो। उसके बाद क्या है, वही बात है, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। तो तकनीकी विकास ही ना है, आईसीटी के माध्यम से जो आप पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जो एक बेहतर प्रक्रिया और एक बेहतर विकल्प है इस संदर्भ में एजुकेशनल सिस्टम मैनेजमेंट एक्टिवली के संदर्भ में, और आप छात्रों की योग्यताओं का विकास करने के संदर्भ में। और इस पर क्या अगला है, राष्ट्रीय एकता की अनुभूति करना। जब एक प्रबंधक प्रबंधकीय व्यवस्था में बच्चों के विकास के बारे में सोचता है, उसकी प्रभावशीलता के बारे में सोचता है, तो क्या करता है, जो हमारा नेशनल लेवल पे जो वर्क है कि किस प्रकार से दार्शनिक दृष्टिकोण, इससे पहले मैंने आपको बताया राष्ट्र समाज राजनीतिक आर्थिक सभी क्षेत्रों में दार्शनिक दृष्टिकोण का होना। तो राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कैसे होगा, सभी को एकीकरण करते हुए बेहतर ढंग से पढ़ाने की प्रक्रिया, भिन्न भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में नहीं, एक ही उद्देश्य, शैक्षिक प्रक्रियाओं का एक ही उद्देश्य रहा है, आपको योग्य नागरिक के रूप में समाज के सामने स्पष्ट करना। तो यही है, आपको राष्ट्रीय एकता की अनुभूति इसी के माध्यम से होती है। और उसके अलावा भिन्न भिन्न जाति समुदाय के लोग एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, तो सब में क्या होता है, एकीकरण की भावना प्रदान करते हुए उसको शिक्षा दीक्षा बेहतर ढंग से देख उसको बढ़ावा दिया जाता है, विकसित किया जाता है। उसके बाद देखिए मैंने अभी बोला है, चरित्र का निर्माण। एक बेहतर स्कूल मैनेजमेंट के माध्यम से ही आपके नैतिक और साहित्यिक उत्थान को बढ़ावा दिया जा सकता है। आपका चरित्र कब उत्तम होगा, एक बेहतर औपचारिक व्यवस्था में आकर, भिन्न भिन्न नियम उपनियमों को जानकर, भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, भिन्न भिन्न को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से आप अपने चरित्र का निर्माण बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, व्यवसायिक क्षमताओं का विकास। मान लीजिए जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जैसे क्या कहती है, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स होने चाहिए। जैसे मैट्रिक पास करने के बाद बहुत सारे बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, आर्थिक तंगी होती है, तो क्या करते हैं, आईटीआई वगैरह करते हैं, क्या वोकेशनल कोर्स है। तो महाविद्यालय विद्यालय जो है मैट्रिक के बाद से ही वोकेशनल कोर्स को बढ़ावा देती है, किसके माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से। आप देखिएगा वुड डिस्पैच जो से आया, उसके बाद स्वतंत्रता से पहले कितने आयोग आए, स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्णन, मुदालियर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनपीई, उसके अलावा 64-66 का कोठारी कमीशन, बहुत सारे ऐसे कमेटी हैं जो शिक्षा के पैमानों को बेहतर बनाने का प्रयास किया, साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स को बढ़ावा देने के लिए 10+2 स्तर पर शिक्षा के पैमानों को बदलने की कोशिश की, और साथ ही साथ सफलता भी अर्जित कर रहे हैं। अब देखिए अगला है 12, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन सुविधाएं देना। देखिए आप देखते हैं, आप हमेशा फैकल्टीज से सबसे क्या करते हैं, पूछते रहते हैं कि सर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन करने के बाद मुझे आगे क्या करना होगा। तो जो व्यवसायिक, और अगर मान लीजिए मैं वो नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं कैसे स्वरोजगार कर सकता हूँ। तो जब आप में बेहतर स्किल आ जाएगा, आप में योग्यता आ जाएगी, सक्षमता आ जाएगी, तो जिस निर्देशन के माध्यम से मैं हमेशा बोलता भी हूँ, वेल डायरेक्शन होना चाहिए, वेल डायरेक्शन ऑफ लेवरेज ओनली वे ऑफ सक्सेस। तो इसके माध्यम से आप देखिए जो बेहतर निर्देशन है, एक प्रबंधकीय व्यवस्था में भिन्न भिन्न कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों का अगर बेहतर निर्वहन करते हैं, तो उसमें जितने भी फैकल्टी काम करते हैं, आपको बेहतर निर्देशन के माध्यम से आपके आगे के मार्ग को सुगम करने की कोशिश करते हैं, कि आप यहाँ से पास आउट होने के बाद
यह समझ सके कि मुझे मेरा क्या उत्तरदायित्व है, मैं कैसे समाज के सामने स्पष्ट रूप से दिख सकूं, मेरी छवि कैसे बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक अगला है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनात्मक मानव मूल्यों का विकास करना। देखिए जैसे विद्यालय प्रबंधकीय व्यवस्था में भिन्न भिन्न जाति समुदाय के लोग, माफ कीजिएगा, भिन्न भिन्न जाति और धर्म के बच्चे लड़के और लड़कियां या छात्र या छात्राएं पढ़ते हैं, तो सबका एक समावेशी शिक्षा के माध्यम से विकास करने का प्रयास किया जाता है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके माध्यम से उसको बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ किसी प्रकार के कोई किसी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है, ताकि यह सोचा जाता है कि जो हमारा सद्भावना है, सद्भावना, अच्छे विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट हो कि यह, अब देखिए अभी भी भारतीय व्यवस्था में जो इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का नाम अव्वल दर्जे पे आता है और विदेशों में उनका नाम लिया जाता है, लोग वहां पढ़ने आते हैं। जैसे प्राचीन समय में आपका तक्षशिला था, आप उसको देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, आज भी लोग देखने आते हैं। तो उसके माध्यम से मानव मूल्य, जो ह्यूमन वैल्यू है और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सद्भावना है, अच्छे विचार है, इनका समावेशन एक बेहतर प्रबंधकीय व्यवस्था में ही देखा जा सकता है। तो अब देखिए मैं इसको करता हूँ, करता हूँ। देखिए यही क्या है, समान उद्देश्य है। वैज्ञानिक तकनीकी युग में जो प्रक्रियाएं देखने को मिली है, इसी के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं कोशिश समझ रहा हूँ कि आप लगभग समझ चुके होंगे। अब मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, तो अब देख लो क्या सिचुएशन है आप लोग का, टाइम भी हो चुका है। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार से जो आवश्यकताएं हैं विद्यालय प्रबंधन के और जो उद्देश्य हैं, किस प्रकार से आप में एकता की अनुभूति का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से आपको योग बनाते हैं और किस प्रकार से आपकी सभी क्षमताओं का विकास करने का प्रयास एक बेहतर विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था में प्रबंधन के माध्यम से किया जाता है। मैं आपको कुछ समय के लिए अनम्यूट करता हूँ। चलिए, सभी लोग को सुनाई दे पा रहा था? हेलो हाँ सर। हेलो सर। समझ में आ रही थी सभी बातें स्पष्ट रूप से? आज थोड़ी मौसम खराब होने की वजह से हो सकता है बहुत लोगों का नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा हो। पहले जो डायग्राम, क्या बोल रहे हैं सर, प्रबंधन और प्रबंधक में अंतर सर? हाँ, मैं बता दूंगा। प्रबंधक जो होता है ना, जी प्रक्रिया का संपादन करता है। कि मान लीजिए आप संस्थान में पढ़ते हैं, प्रबंधनीय व्यवस्था प्रबंधन करते हैं भिन्न भिन्न आयामों का, आपके संदर्भ, आपको योग बनाने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, समझ गए? जैसे आपके यहाँ एक्टिविटी होता है, इस सब के माध्यम से प्रबंधक जो प्रबंधक की व्यवस्था को सभी आयामों को फुलफिल कर सकते